हेलो एवरीवन। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक होंगे। पिछले कुछ महीनों से मेरी करंट अफेयर्स की सीरीज़ आप लोगों के तक पहुँच रही थी, बट वो चैनल जो था उस पर अभी मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन आपकी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि अभी वो कंटेंट जो मैं वहाँ कंटिन्यू कर रहा था, अगस्त तक जो मैंने कवर कर दिया था, उसके बाद फर्स्ट वीक, सेकंड वीक और थर्ड वीक, अगस्त का और सितंबर का ये जो करंट वीक चल रहा है, वो अब सब आपको इसी चैनल पर, यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पर मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में अगस्त मंथ का सेकंड वीक का जो करंट अफेयर्स है वो मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। रही बात, इसके साथ साथ पैरेलली जो हमारी एनसीईआरटीज़ चल रही थी वो भी आपको मैं स्पेशल क्लासेस में फिज़िकल और इंडियन ज्योग्राफी के सेपरेट ऐसे सेशंस लेकर आपको कवर कराऊंगा। सो डोंट वरी, आपकी लर्निंग नहीं रुकेगी। इसके साथ साथ अगस्त का जो सेकंड वीक है हम लोगों का, उसमें क्या क्या काम की चीज़ें हैं वो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और इस सीरीज़ की खास बात है कि अननेसेसरी कुछ भी नहीं, जो काम का है वही पढ़ेंगे और जो एग्ज़ाम में आ सकता है वैसे ही मुझे पता होता है, या एक जनरली हमें मालूम होता है कि वैसे आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है, तो और एक्स्ट्रा एडिशन ना हो अननेसेसरी चीज़ों का, ये सब चीज़ें फ़िल्टर होकर ही आप तक पहुँचेंगी। ये ऐसा टॉपिक है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स। मान के चलना है कि जिस दिन एग्ज़ाम में दिखेगा पहले तो पता नहीं लगेगा ये क्या आ गया। हुआ ये है कि जो नाइजर देश है, अफ्रीका में आना पड़ेगा सबसे पहले। साथ में अफ्रीका में एक देश आपको पता है, नाइजर। अब इस नाइजर देश के आसपास के रीजन में आपको पता था कि, या आपने सुना भी होगा कि वहाँ के प्रेसिडेंट का जो है तख्ता पलट हो गया, मतलब मिलिट्री जो है उसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल देखने को मिला। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हुआ ये कि वहाँ के जो सोल्जर्स थे इन नाइजर, ओवर थ्रू द प्रेसिडेंट, जो भी वहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं उनको वहाँ से हटा के, तो इस सब पूरी भीड़ में ये हुआ कि जो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स थे, मतलब अफ्रीका का जो ये वाला हिस्सा था वेस्टर्न साइड, वो लगभग एक हो गए। इट मीन्स दैट कि उन्होंने जो है एक तरह से काफ़ी ज़्यादा इधर पर मतलब इस साइड आकर नाइजीरिया वगैरह की तरफ जैसे आप लोग देखोगे तो उसका इम्पैक्ट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। बट चूंकि कई बार ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, वहाँ की कहानी जो है या वहाँ के जो रोल है मेन, या वहाँ के जो रीजन है उसके बारे में पूछा जाएगा आपसे। तो ये पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स क्या है, या इकोवास क्या है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। 1975 में लागोस ट्रीटी के द्वारा ये इंटीग्रेशन हुआ था। 15 मेंबर्स हैं अफ्रीका के, 15 मेंबर मतलब देश, ठीक है। बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्डे, कोटे डिविया, गैम्बिया करके, घाना, गिनी और गिनी बिसो, लिबेरिया, माली, नाइजीरिया है, सिएरा लियोन है, सेनेगल, टोगो वगैरह सारे देश, ठीक है। मेरा मतलब बस ये है कि कल को इकोवास वगैरह समझ में आपका आ जाए तो एटलीस्ट ये याद रखना कि यार ये क्षेत्र के बारे में बात करें, इस रीजन के बारे में बात करें, इसमें कौन कौन से देश आते हैं वो पता हो आपको, ठीक है। सो 15 देश हैं। इकोवास वर्ड का मतलब भी समझना कि अफ्रीका के क्षेत्र की बात हो रही है। ये सारे देश हैं, इसमें बेनिन, बुर्किना फासो, कल को बोले मोरक्को है क्या, माली है क्या, तो माली मिल जाएगा, मोरक्को नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। अल्जीरिया है क्या, जो बड़े फेमस है उनको पहले पूछेगा, तो ध्यान रखना ये नहीं है, ओके। इसके बाद में अनअकैडमी पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा आप लोग घर बैठे कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं जीएस और सीसेट की। नए बैच अभी रिसेंटली प्रारंभ हुए, इन बैचेस का आप हिस्सा बन सकते हैं। सर जो क्लास निकल गई उसका क्या होगा, बहुत सिंपल है, 3 से 4 दिनों 5 दिनों की जो क्लासेस हैं, सेशंस हैं, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल सकते हैं आपको। आगे आप लाइव भी फिर कंटिन्यू कर पाएंगे। अभी क्यों बेहतर टाइम है, 50% का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है। कोड आपको सबको मेरा पता है, SGYT10, इसका आप इस्तेमाल करें और कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट भी आप लोगों के लिए 24 सितंबर को, ये अल्ट्रा कॉम्बैट, इसमें भी जो है लकी पार्टिसिपेंट्स को काफ़ी कुछ मिलने वाला है। सो आप इस टेस्ट को भी दें, सारी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। टेस्ट भी दे सकते हैं आप, टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज़ भी परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी से आप। प्रीलिम्स की सेपरेट टेस्ट सीरीज़ है, मेंस की सेपरेट टेस्ट सीरीज़ है, 30 से भी ज़्यादा आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे प्रॉपर आंसर राइटिंग के साथ, और ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है बेलम डिक्लेरेशन। कोड मेरा सबको पता है, SGYT10। अब यार बेलम डिक्लेरेशन जब पहली बार आप सुनोगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा बेलम क्या है। भाई बेलम सबसे बेसिक, देखो हमेशा आप PYQs चेक करो, आप तो मेरी भी मत मानो, PYQs चेक करो और देखो कि बेसिक चीज़ों पे काम किया गया है अक्सर। और बेसिक चीज़ क्या है, वो यही कि बेलम डिक्लेरेशन का मतलब यहाँ पर वो पूछ रहा है, तो बेलम मतलब पहले तो कहाँ है, ब्राज़ील में। ब्राज़ील कहाँ है, तो पूरे मैप में आओ, साउथ अमेरिका में मिल जाएगा। एक्चुअल में ये हुआ है कि जो अमेज़ॉन के जो घने जंगल है उससे संबंधित है। कल को ये कोई भी बोले तो एटलीस्ट याद रखना कि बेलम डिक्लेरेशन जो है अमेज़ॉन समिट जो हुआ था उससे संबंधित है, पहली बात।
क्या है, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी का जो वन है अमेज़ॉन के घने जंगल, उससे संबंधित है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है वहाँ का, ठीक है। ओवरऑल वहाँ के जो लोग हैं, इंडिजिनस पीपल्स हैं, उनको कंजर्व करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, क्योंकि बढ़ते इस अर्बनाइजेशन से उन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट आया है, उन पे काफ़ी ज़्यादा खतरा आया है। तो एटलीस्ट अपने को याद रहे कि भाई बायोडाइवर्सिटी अमेज़ॉन से संबंधित है ये, ठीक है। बेलम डिक्लेरेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मतलब ओवरऑल उस पूरे रीजन की बायोडाइवर्सिटी और लोगों के बारे में बात हो रहा है। ब्राज़ील से संबंधित अमेज़ॉन फॉर अमेज़ॉन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी डायरेक्ट एग्जाम में इन्वायरमेंट के उसमें आ सकता है। क्या है इसका हेडक्वार्टर? ब्राज़ीलिया में आना पड़ेगा। मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ अमेज़ॉन बेसिन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, लेकिन वहाँ पर अमेज़ॉन के जो घने जंगल हैं, जो एक तरह से जो सेल्वास, मतलब एक तरह से आप अफ्रीका, साउथ अमेरिका के जो रीजन्स हैं, फॉरेस्ट एरियाज, वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। अब इसमें कौन कौन आता है, कल को ये भी आ सकता है कि अमेज़ॉन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन है। ब्राज़ील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सुरिनेम, वेनेजुएला। रोज़ शाम को 7 बजे कल से ही शुरू हुआ है वर्ल्ड मैप, साउथ अमेरिका ही चल रहा है। नीचे मेरे प्रोफाइल में जाओ अनअकैडमी के, और 7 बजे फ्री क्लास है, आओ पोलिंग करो, याद करो वर्ल्ड मैप, ठीक है, बेस्ट मौका है। आगे बढ़ते हैं। भगवा पोमग्रेनेट, अनार की बात हो रही है। तो अब ये क्वेश्चन, मतलब ये टॉपिक भले इतना वो नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ जो एपेडा वगैरह वो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पहला जो शिपमेंट था भगवा पोमग्रेनेट का टू द यूएसए, वो हुआ। इसमें NPPO क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सेफ्रॉन कलर्ड था ये अनार, और सोलापुर में कंट्रीब्यूट, मतलब सोलापुर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भोगवा या मतलब भगवा या इस तरह का जो अनार है, पोमग्रेनेट है, वो कहाँ से आ रहा है मेनली। तो ऑलमोस्ट 50% सोलापुर, महाराष्ट्र, ठीक है। एपेडा, अब ये अथॉरिटी के बारे में पता होना चाहिए कि ये हमारे भारत सरकार के द्वारा अंतर्गत जो है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट इज़ द कीवर्ड हियर। एक्सपोर्ट मतलब जो आप लोग निर्यात की स्थिति पे आ रहे हैं, मतलब मेन एक अथॉरिटी जो इन सब चीज़ों को देखती है, ठीक है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? टू डेवलप एंड प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट जो भी हैं, या एक तरह से आप कह सकते हो कि जितने भी एक्सपोर्ट वगैरह ये हो रहे हैं उसके तहत में। हालांकि एग्जाम के पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें सारी चीज़ों को समझाया था, लेकिन ठीक है, आप अभी इसके बारे में बेसिक पढ़ सकते हैं। ओवरऑल जितने भी इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है न्यू दिल्ली में, तो और भी मन कर आप इसके बारे में पढ़ना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ के चलिएगा, ठीक है। इसके बाद में अब आगे बात करेंगे हम नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो हुआ था NPPO। अब ये है क्या, तो एटलीस्ट फुल फॉर्म तो अपने को पता हो। दूसरी बात, ये ओवरऑल प्लांट का प्रोटेक्शन, उसका स्टोरेज, ये सारी चीज़ों पे काम करता है। उसके बाद में जितने भी एग्रो कमोडिटीज़ हैं उसके एक्सपोर्ट की जिम्मेदारी भी जो है ये एटलीस्ट जो है उससे इसका रिलेशन है, अपने को ही पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में वाइल्ड फायर्स ऑफ हवाइन आइलैंड पहले तो पता होना चाहिए। अब इसके लिए कहाँ जाएंगे हम लोग? साउथ अमेरिका के ऊपर नॉर्थ मिलेगा, उसके पड़ोस में पैसिफिक ओशन मिलेगा, पैसिफिक ओशन में हवाइन आइलैंड्स में आएंगे। हवाइन आइलैंड्स में माऊ वगैरह ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जगह पे आना है। बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी, वर्स्ट नेचुरल डिज़ास्टर की आप बात कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर जो है यहाँ पर इनफैक्ट अगले जो वीडियो में बताऊँगा मैं, अगले पार्ट में नेक्स्ट, इसके बाद अगस्त की जो न्यूज़ थी उसमें तो कुछ लोगों को तो जो है जान गंवाना पड़ा सर। तो हवाई डायरेक्ट पूछा जा सकता है, US के अंतर्गत आता है, पैसिफिक ओशन का है। होनोलुलु नाम आप अक्सर सुनते हो इसके कैपिटल की तरफ, ठीक है। और 8 मेन आइलैंड है सर, माऊ और नहीं कुछ तो कम से कम आप लोग ये माऊ वगैरह तो याद रख सकते हो, ये बेसिक है। इसके बाद में वोल्केनिक एक्टिविटी से बना है, हॉटस्पॉट वोल्केनो का एग्जांपल है ये। और किलिया और मोनालोआ ये पर्वत आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, गर्मी तो रहेगी, ठीक है। तो ये बेसिक आइलैंड की इन्फॉर्मेशन है जो आप याद रख सकते हैं फॉरेस्ट फायर के नाम से, ठीक है। इसके बाद में अब एक्सपर्ट्स क्या बताते हैं कि जो ग्लाइफोसेट है, ठीक है, कहाँ यूज़ हो रहा है? ये पेस्टिसाइड्स में जो हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, उसमें कैंसर कॉजिंग आपको एक्सपोजर देखने को मिला है। तो ग्लाइफोसेट जो है उसमें कैंसर की कुछ स्थिति देखने को मिली है। तो एक्सपर्ट्स हैव रिसेंटली वार्न्ड पेस्टिसाइड सेलर्स दैट कि सेल एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइफोसेट इसका आप ना करें, इसमें कैंसर है। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें। अब ग्लाइफोसेट क्या है? एक ऐसा हर्बिसाइड है जो कि वीड्स, अलग खरपतवार, घास वगैरह इनको ख़त्म कर देता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये कह सकते हो कि इसका इस्तेमाल जो है एग्रीकल्चर के साथ फॉरेस्ट्री, गार्डन केयर वगैरह में भी यूज़ करते हैं। अलग अलग राउंड अप, ग्लाइसेल, ब्रेक वगैरह इनके नाम पे ये बिकता है मार्केट में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये तभी काम भी करता है जब पानी के ऊपर आ चुका हो पौधा।
तो ये तो सब अपनी कंडीशन है, लेकिन अपने लिए प्रीलिम्स में ग्लाइफोसेट क्या है, कहाँ यूज़ होता है, कैंसर कॉजिंग है, ये बेसिक आइडिया अपने को याद रखना है। ओके, साथ में सिस्टमेटिक नेचर का मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि ओवरऑल नॉर्मली यदि हम लोग देखें तो एक ऐसा हर्बिसाइड है जो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, प्लांट की लीव्स। अब यदि प्लांट में गया और फिर ये फूड चेन में गया तो हमारे लिए दिक्कत कर सकता है। सो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना कि इट कैन अकर इन फूड प्रोडक्ट ऑल्सो, ठीक है। इसके बाद में नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, वहाँ पर एक्चुअल में एक मेल टाइगर की मृत्यु हुई मरडोली विलेज के आसपास। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि अब जो हो गया वो ठीक है, अपने लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नागजीरा नवेगांव के बारे में पता होना चाहिए। महाराष्ट्र में मिलता है, ये हमें वैसे भी पता है। टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये बेसिक चीज़ें अपने को याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको कोका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी महाराष्ट्र की आप लोग पढ़ सकते हैं, कोका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखें। मुश्क बुज्जी राइस, ठीक है। अभी डायरेक्ट पूछ सकता है जीआई टैग कहाँ का है। सो मुश्क बुज्जी राइस जो है आपको देखने को मिलेगा, बेसिक चीज़ कश्मीर वैली की तरफ जाना पड़ेगा। कश्मीर वैली की सीधी कहानी है कि भैया वहाँ पे आप इसको ध्यान रखना, मतलब डायरेक्टली और यूनिक और बड़ा अलग अलग तरीक़ों से इसको बनाया जाता है और इसके आनंद लिए जाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल अपने को याद रखना है ये कहाँ का है, जीआई टैग वगैरह ये सब, ठीक है। एक बहुत पुरानी प्लांट स्पीशीज़ है जिसने डायनासोर को भी आते हुए देखा, जाते हुए देखा, ह्यूमंस भी अब खतरे में, ये भी देख रहे हैं, लेकिन अब वो खुद स्पीशीज़ खतरे में, मतलब बहुत पुरानी स्पीशीज़ है टकाकिया, ठीक है। टकाकिया याद रखना, एक मॉस जो होता है, मतलब नॉर्मली हम नहीं कहते कि ठंडे क्षेत्रों में या जहाँ पे वनस्पति नहीं मिलती है वहाँ लाइकन एंड मॉसेस मिलते हैं, तो उसी का ही ये पार्ट है। तो याद रखना कि कल को एग्जाम में आ सकता है इन्वायरमेंट में कि किसका हिस्सा ये मॉस का है, ठीक है। बहुत पहले से है लेकिन अब क्लाइमेट चेंज के चलते ये भी खतरे में आ रहा है। सो टकाकिया याद रखना मॉस से संबंधित है। इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि इसमें नॉर्मली यदि हम लोग देखें तो ये ऐसी प्रजाति है जो फ्रॉस्ट, लाइफ थ्रेटनिंग, यूवी वगैरह सबको सब पे सह सकता है, लेकिन अभी क्लाइमेट चेंज के तहत बहुत ज़्यादा समस्या में आ रहा है ये, ठीक है। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे ना ऐसी स्पीशीज़ जो हमारी पृथ्वी पे इतने सालों से टिकी हुई है वो अब चली जाए हमारे दौरान, हमारे टाइम पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्पंज सिटीज़। मेंस की आंसर राइटिंग में आप डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पंज सिटीज़ ऐसी सिटीज़ होती हैं, एक नया इनिशिएटिव है ताकि वाटर मैनेजमेंट वगैरह हम लोग अच्छे से कर पाएँ। इट मीन्स दैट कुछ इस तरह का फॉर्मेशन हो जिसमें ग्राउंड वाटर भी अंदर की तरफ जो है। तो एक डायग्राम है ये स्पंज सिटी कॉन्सेप्ट का, ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में आप इसका मेंस आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप कॉन्क्रेटाइजेशन ना बना के, मतलब एटलीस्ट ऐसा सिस्टम बनाइए कि जिसमें वाटर एब्जॉर्ब हो सके, स्पंज। तो स्पंज सिटी एक अर्बन प्लानिंग मॉडल है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की तरफ हम लोग जाने का जब चाहते हैं तब ये ऐसा होता है, या इस तरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम ऐसा एसफाल्ट, ऐसा डामर वगैरह भी कई बार यूज़ कर लेते हैं ऐसा शब्द, वो परमिएबल होगा। मतलब आप जब भी कोई कनाल वगैरह बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ ये है कि वाटर लॉगिंग भरेगा नहीं, मतलब इट मीन्स दैट कि ओवरऑल उसमें वाटर एब्जॉर्ब हो पाएगा। इट मीन्स दैट कि जो रेन वाटर आ रहा है वो बह के नहीं जाएगा। वो ऐसी सिटी बनाएंगे हम कि स्पंजी पैटर्न में वो एब्जॉर्ब हो पाए, ठीक है। नेचुरल वाटर स्टोरेज मिल सके हमें, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सके हमारा, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर टेबल बढ़ जाए, क्लाइमेट रेजिलेंस और ये सारी चीज़ें। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, अवेयरनेस के रूप में आप लोग पढ़ सकते हैं। बट लिमिटेड सक्सेस है, क्यों? क्योंकि इनिशियल कॉस्ट बहुत है, मेंटेनेंस है, लॉजिस्टिकली चैलेंजिंग चीज़ें हैं, कोऑर्डिनेशन सही चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सा डेवलप करने के लिए। तो एकदम से इतना फेमस नहीं हुआ, ये थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। माइक्रो प्लास्टिक्स जो है पहली बार ह्यूमन हार्ट में देखा गया है, पढ़ लेना। ये एक किसी भी चीज़ की गंभीरता को दिखाने के लिए आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, ओके। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना कि जो चाइना में, देखो चाइना में दिख भी रहा है ये। तो फाइंडिंग्स में यही कहता है कि पहली बार माइक्रो प्लास्टिक देखने को मिला। अब ये ठीक है जो हो गई कहानी, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है वो पता होना चाहिए, जिसका साइज़ लेस देन 5 मिलीमीटर हो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात, कहाँ से आ रहा हो, तो बहुत सारे डायरेक्ट पार्टिकल्स हैं, हम लोग मतलब पॉल्यूशन के फॉर्म में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें दिख जाता है हमें, उसमें हम वेस्ट प्रोडक्ट्स में निकाल देते हैं। प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी मतलब जो डायरेक्टली कमर्शियल यूज़ में, कॉस्मेटिक्स में, माइक्रोफाइबर्स, क्लॉथिंग, टेक्सटाइल्स, इनमें यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई ट्रांसपोर्टेशन है, या कोई घिस गई, कोई चीज़ घिस गई है, या
बारिश वगैरह के दौरान से मतलब उस प्लास्टिक पे आकर और धीरे धीरे लंबे समय में एंटर कर गई सॉइल में। सेकेंडरी में ये है कि बड़े बड़े प्लास्टिक आइटम जैसे बॉटल्स वगैरह ये सब फिर धीरे धीरे जाकर लंबे समय के बाद फिर मिलते हैं। ये टाइम लगता है इसमें, लेकिन जब भी यदि सॉइल में चला गया तो इसके तहत ये फिर आगे के डायरेक्ट इनटेक्स में भी हो जाता है। तो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक या सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक ये बाद की चीज़ें हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको याद रहे कि ये इसका साइज़ काफ़ी माइक्रो मतलब बहुत ही 5 मिलीमीटर से कम है। ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो NGT हैं उन्होंने उड़ीसा गवर्नमेंट को ये कहा है कि भाई इलीगल कंस्ट्रक्शन आपको बंद करना पड़ेगा तंपारा लेक में। तंपारा लेक आपको हमेशा मैंने पढ़ाया है, रामसार साइट्स में आता है ये। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण है और सही बात है। लेक जो रामसार साइट बन गया है उसको कंजर्वेशन करना बहुत ही ज़्यादा अब ज़रूरी हो चुका है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज़, बहुत सारी बर्ड स्पीशीज़ उस पर निर्भर करती हैं, उस पर डिपेंड करती है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। सो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट वन ऑफ द बोला, यही पे मत चले जाना, चिल्का, फिर वहाँ पे सलाइन है। बहुत सारी वाटर बर्ड्स हैं यहाँ पर, देखो कितने को सपोर्ट करता है, इसलिए इसको हमने उस चीज़ में रखा है। काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल स्पीशीज़ है, बट बाय द वे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रामसर साइट वाली क्लास देख लेना तो और याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हम लोग कावेरी वाटर शेयरिंग इशू का एक अलग अपने उसमें है कि तमिलनाडु ने जो है फिर एक तरह से आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है। किस चीज़ के लिए? विद अ प्ली टू डायरेक्ट द कर्नाटका टू रिलीज़ इतने करीब 24,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स रिजर्वायर्स, ताकि वहाँ पर उन क्षेत्रों में पानी की अवेलेबिलिटी बढ़े। ठीक है, उससे हमें क्या काम की चीज़ है? मेकाडेटू प्रोजेक्ट को याद रखना है। मेकाडेटू प्रोजेक्ट अपने को पता होना चाहिए भैया, अच्छे से याद रहे, ये कर्नाटक में याद रखना है। उसके बाद में कावेरी नदी से संबंधित रहेगा ये। ठीक है, अर्कावती वगैरह भी आप लोग पता है कावेरी से संबंधित है, इस चीज़ को याद रखना। अब ये जो नॉर्मली आप लोग इसमें देखेंगे तो एकदम बिल्कुल प्रपोज्ड प्रोजेक्ट जो आपको देखने को मिल रहा है बॉर्डर पर, ये आपको देखने को मिलेगा। और कावेरी और अर्कावती का जो कॉन्फ्लुएंस है उस क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है आपको याद रखना है कि ये कर्नाटक के बारे में बात कर रहा है। बेसिक चीज़ें, कृष्णराज सागर इज़ इन कर्नाटक, मेट्टूर डैम और कावेरी डेल्टा सिस्टम ये तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे कुछ एक्स्ट्रा भी आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। इंडिया के पास लगभग जो 35% ऑफ कार्गो हैंडल्ड बाय मुरमांस दिस ईयर, मतलब ये कि लगभग अब थोड़ा ट्रेड पर्पस से भी हम लोग देखें तो रशिया का ये मुरमांस्क पोर्ट अच्छे से याद रखना है अपने को। ठीक है, मतलब ये कि सीधा सवाल आ सकता है कि इट इज़ अ मेजर सी पोर्ट, कहाँ पर है? रशिया का। कौन से ओशन में? आर्कटिक रीजन में। कौन सा पेनिनसुला है वहाँ पर? पेनिनसुला भी याद रखना। सो देयर इज़ अ पेनिनसुला कॉल्ड कोला पेनिनसुला भी आप नज़दीक में याद रख सकते हैं। ठीक है, भूलना नहीं है। कौन से सागर में? तो भैया सागर भी याद रख लो, आपका मन करे तो बेरेंट सागर में। ठीक है, बेरेंट सागर नज़दीकी एक वाइट सी भी आपको देखने को मिलेगा। सो कोला पेनिनसुला भी आप लोग याद रख सकते हो, बेरेंट सी भी याद रख सकते हो, ये भी याद रखना है। तो इसका इंडिया से संबंधित है ट्रेड को लेकर, लेकिन मेन अपने लिए क्या है? मुरमांस्क पोर्ट कहाँ पर है? ठीक है, आर्कटिक ओशन की तरफ जाना पड़ेगा, बेरेंट सागर की तरफ जाना पड़ेगा। ओके, अब ये एग्ज़ाम में ऐसे नहीं आएगा कि जो है टाइलोटोथ्रीटॉन करके जो जाइमेंग है और ये साइंटिस्ट को एक नई स्पीसीज़ मिली है और ये वो सब। जाइमेंग लेक इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर है ये ध्यान रखना है। ठीक है, सो जाइमेंग लेक इज़ इन, बताओ जल्दी से बताओ, मणिपुर को याद रखना है। ठीक है, भूलोगे तो नहीं। इसके बाद में जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग, बर्ड स्पीशीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। उतना ही काफ़ी है इसमें, जो कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये लेक कहाँ पर है, जाइमेंग लेक, तो मणिपुर को थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बर्ड काउंटिंग हुई है भैया, जिसमें वाइट रम्ड वल्चर, मतलब वल्चर्स वहाँ देखे गए हैं, रेड हेडेड वल्चर, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। और 2 इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और भी हैं, पलास फिश ईगल और इजिप्टियन वल्चर भी देखे गए। ये देख लीजिए, पलास फिश ईगल, रेड हेडेड वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और इजिप्टियन वल्चर इंडेंजर्ड, वाइट रम्ड वल्चर जो है आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिसको हम रामगंगा के नाम से भी जानते हैं, रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि रामगंगा नदी आपको देखने को मिलेगी, पतलीडून वैली नज़दीक में है।
बेसिक ज्ञान आपको याद होना चाहिए। टाइगर रिजर्व भी वो देखने को मिलेगा। इसका एक अमरावत टाइगर रिजर्व यूपी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मतलब करंट अफेयर्स हैं अगस्त सेकंड वीक के जो आपको पढ़ना ही था। और ये जो नए बैच प्रारंभ हुए हैं, कोड आपको मेरा सबको पता है SGYT10, तुरंत कुछ ही दिनों में मैं आपको इसका थर्ड वीक और फोर्थ वीक भी रिलीज़ करवा दूंगा। तुरंत आपको जल्दी मिलेगा, डोंट वरी। अब ये सीरीज़ रुकेगी नहीं, और यदि रुक भी जाती है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि भाई पहुँचा दूंगा आप तक कंटेंट, डोंट वरी। सो SGYT10 इस कोड का आप इस्तेमाल करें जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, नीचे डिस्काउंट लिंक वगैरह सब मिल जाएगी। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट आपको जो है देना है 24 सितंबर को, इसकी भी लिंक मिल जाएगी, और टेस्ट सीरीज़ भी आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।